Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता दी स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने एक दो एग्जांपल्स देखे थे प्रोडक्ट कंट्रोल टेक्निक में हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन वाले, और उसके बाद हमने चार शॉर्ट नोट्स देखी थी जिसमें से दो शॉर्ट नोट्स एग्जाम के अंदर ऑब्जर्व की जाती है ज्यादातर। आज हम उसी पार्ट में आगे बढ़ने वाले हैं। हमने चार हिस्से देखे थे, उसमें था AQL एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल, उसके बाद हमने कहा था LTPD लॉट टॉलरेंस प्रोपोर्शन डिफेक्टिव, और उसी से कनेक्टेड दो पार्ट, यानी कि पहला था प्रोड्यूसर्स रिस्क जो कि एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नोटेशन अल्फा होता है। क्या होता था प्रोड्यूसर्स रिस्क? तो प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर अच्छी हो, यानी हम कहेंगे जब इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे अच्छी क्वालिटी का लेवल यानी एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल, ए फॉर अच्छी क्वालिटी लेवल है वो नहीं, एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल। कस्टमर रेडी होता है जब लॉट को एक्सेप्ट करने पे, उस प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स को कहा जाता है AQL। लास्ट लेक्चर में हमने थियरी में समझाया था। उसका इस्तेमाल करके हम ढूंढेंगे PA, क्योंकि पीडेश के बिना PA नहीं मिलता हमें हाइपर ज्योमेट्रिक को, या पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हो या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो पीडेश का इस्तेमाल करके हम PA ढूंढेंगे। मगर प्रोड्यूसर जी को रिस्क कब होता है? अच्छा लेवल हो और एक्सेप्ट हो जाए तो वो रिस्क नहीं होता, अच्छी चीजें बनाई हो और रिजेक्ट हो। PA यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस, 1 माइनस PA करते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस को टोटल में से माइनस करो, जो बचता है उसे कहा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन। यानी प्रोड्यूसर्स रिस्क इज नथिंग बट इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द गुड लॉट, ऐसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं। ठीक है, तो आज इसके एग्जांपल करने हमें। उसके अलावा हमें बताया था हमने लास्ट में कंज्यूमर जी का रिस्क, आई मीन कंज्यूमर्स रिस्क, जिसे कहा जाता है बीटा, फॉर्मूला है उसकी PA। थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा वक्त जा चुका है। लास्ट वीक में सैटरडे हमने देखा था लेक्चर, तो उस वजह से कनेक्ट करने के लिए फिर से मैं समझा रहा हूँ, और वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में समझाया था हमने। सो LTPD वाला लेवल हो, यानी कि एक्सेप्टेंस के चांसेस कम है, बहुत ही बुरा लेवल कहा जाता है प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स। कंज्यूमर विल नॉट बी रेडी टू एक्सेप्ट दिस टाइप ऑफ लॉट ऑफ LTPD। तो उस वक्त अगर गलती से खराब क्वालिटी का लॉट अगर एक्सेप्ट हो जाए तो उसमें रिस्क होता है कंज्यूमर जी को। ठीक है, यानी कंज्यूमर्स रिस्क इज नथिंग बट इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग द लॉट विच इज ऑफ द इंफीरियर क्वालिटी। बैड क्वालिटी वाला लॉट एक्सेप्ट हो जाए, सीधा PA, क्वालिटी अच्छी नहीं, एक्सेप्टेंस आ जाए कंज्यूमर जी का रिस्क, अच्छी क्वालिटी रिजेक्शन आ जाए तो होता है प्रोड्यूसर का रिस्क। तो अब इसी से रिलेटेड हमें एग्जांपल्स देखने। आज का सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, दो एग्जांपल करने हमें, और 4 बार प्रोड्यूसर जी का रिस्क हमें कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि कंज्यूमर रिस्क, प्रोड्यूसर रिस्क, यानी 4 बार प्रोबेबिलिटी ढूंढनी होगी। चलो बातें कम करते हैं, सम नंबर सीधा जाते हैं पेज नंबर 169, सम नंबर 16। तो एज हमें पता है सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले डिसाइड करना चाहिए कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज करेंगे। फिलहाल हम पहले डिस्ट्रीब्यूशन में ही है, फिर भी कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयरिंग विद कैपिटल N, स्मॉल n एंड C, सो वी गेट n इज इक्वल टू 50। अगर कैपिटल N 200 या 200 से कम हो तो हमें हाइपर ज्योमेट्रिक यूज करना है, जो हम अभी यूज कर रहे हैं। ठीक है, स्मॉल n इज 12 एंड C इज इक्वल टू 1। उन्होंने यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा में AQL दिया होगा, AQL की वैल्यू दी है उन्होंने 0.04, हम कह सकते हैं उसे 4%, एंड LTPD की वैल्यू भी दी गई है हमें, दैट इज 0.08 यानी 8%। ठीक है, तो इतनी डिटेल हमारे पास है, और पूछा गया है फाइंड प्रोड्यूसर्स रिस्क एंड कंज्यूमर्स रिस्क। ठीक है, तो सबसे पहले तो कैपिटल N के ऊपर से प्लान पता चल जाता है हमें, आई मीन डिस्ट्रीब्यूशन। तो फॉर्मूला मेंशन करनी चाहिए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस। पहला डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा ध्यान रख के काम करना पड़ता है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, क्योंकि इसमें छोटी छोटी गलती हो जाती है कभी कभी। फॉर्मूला क्या थी? सिग्मा D फ्रॉम 0 टू C कॉमन रहता है। फॉर्मूला में डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हम लिखते हैं, हाइपर ज्योमेट्रिक है तो कैपिटल NP डैश CD n माइनस NP डैश C n माइनस D डिवाइडेड बाय NC। जब भी प्रोड्यूसर रिस्क कंज्यूमर्स रिस्क वाला सम हो
तब सबसे पहला काम हमें करना है जनरल फॉर्म रेडी करो। जनरल यानी अब मेंशन करो कैपिटल एन स्मॉल एन सी, फिर फार्मूला डिफाइन कर लो और फिर जाके हम वन बाय वन दोनों की बात करेंगे। वन बाय वन यानी पहला क्वेश्चन है प्रोड्यूसर जी का रिस्क, आई मीन प्रोड्यूसर्स रिस्क, तो उसकी फार्मूला हमें पता ही है, ठीक है। तो फार्मूला मेंशन करेंगे दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस पीए, और इसके पीए के लिए हमारे पास हमने पहले कहा है प्रोड्यूसर्स रिस्क में क्या होता है, क्वालिटी का लेवल अच्छा होता है, यानी AQL को ही हम लेंगे एज P डैश, जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में समझाया। तो यहाँ पे P डैश की वैल्यू AQL जो है वही हमारा P डैश बन जाएगा, जो कि दिया गया है 0.04। और अब हमें क्या चाहिए, n into P डैश, सो n is 50 into 0.04, तो वो होगा 2, एंड देन n minus np dash, n minus np dash यानी 50 minus 2 यानी 48। और अब हम फार्मूला मेंशन कर देते हैं और हमारा बॉक्स बना देते हैं पूरा, सिग्मा d फ्रॉम 0 टू c, c यानी 1, np dash यानी 2cd, देन 48c n minus d, स्मॉल n यानी 12 है, सो 12 minus d डिवाइडेड बाय कैपिटल N c स्मॉल n यानी 50c 12। एक बार ये कॉमन फॉर्मेट बन जाए, बाकी का काम वैसे नॉर्मली इजी रहता है। अब हम 1 बाय 1 0 रखेंगे और 1 रखेंगे, यानी 2c0 48c12 माइनस 0, एंड नीचे तो एज यूजुअल 50c12 रहेगा, दो हिस्सों में आएगा क्योंकि एक बार 0 रखते हैं, 0 से लेके 1 तक सिग्मा यानी हमें करना है प्लस, तो अब हम करेंगे प्लस 2c, अब 1 रखना है d की जगह पे, 48c12 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 50c12। दो रिस्क है, यानी हमें ये कैलकुलेशन फार्मूला वाली दो बार करनी पड़ेगी। पहले P डैश AQL को लेके करेंगे, वो प्रोड्यूसर रिस्क होगा, देन LTPD को लेके दूसरा हिस्सा करेंगे, वो होगा कंज्यूमर जी का रिस्क। सो टेक्निकली 2c0 इज ऑलवेज 1, दिस इज 48c12, नीचे 50c12 रहेगा, 2c1 एंड 2, 48c11, 50c12। अब फार्मूला में NCR की फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, हमें वैसे याद ही होगा, मगर ज्यादातर हम एग्जांपल जब एक आध करते हैं तो याद करवा देता हूं मैं, ताकि अगर किसी को डाउट है तो प्रॉब्लम ना रहे। तो ये फार्मूला यूज करनी होती है, n यानी ऊपर वाला पार्ट, r यानी नीचे वाला, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, नीचे होता है वही n माइनस r। सो अप्लाइंग द फार्मूला, ऊपर वाला n नीचे वाला r, 48 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल, 48 माइनस 12 36 फैक्टोरियल, ठीक है। नीचे उसी तरह से n एंड r, आप चाहो तो वैल्यू रख सकते हो, अगर कॉस्ट हो रहा है तो n और r समझ के फार्मूला में रखो, आपका आंसर आ जाएगा 50 माइनस 12 यानी 38 फैक्टोरियल, प्लस 2 ऊपर वाले हिस्से में उसी तरह से 48 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल, 48 माइनस 11 करेंगे, दैट विल बी 37 फैक्टोरियल। नीचे तो वही हिस्सा है 50 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल एंड 38 फैक्टोरियल। अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर में जाता है, ठीक है। फार्मूला हमने यूज कर लिया, इसकी जरूरत ऑलमोस्ट नहीं है, ठीक है। अब करेंगे क्या, तो अब जो है डिनोमिनेटर से ये पार्ट को ऊपर भेज देते हैं, फिर हमारी कैलकुलेशन की जो प्रोसीजर है उसे हम फॉलो करेंगे आगे। 12 फैक्टोरियल ऊपर जाएगा इनटू 38 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 50 फैक्टोरियल, ठीक है। प्लस ऊपर वाला हिस्सा सीधा वैसा का वैसा रहता है, नीचे वाला पलट के नीचे जाएगा 11 फैक्टोरियल एंड 37 फैक्टोरियल, ठीक है। सो ऊपर जाएगा ये हिस्सा 12 फैक्टोरियल, 38 फैक्टोरियल एंड नीचे आएगा 50 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कब जब भी कोई भी सम होता है, पहले पार्ट में से ये फैक्टोरियल में 12 फैक्टोरियल या ऐसा कोई भी पार्ट डायरेक्टली कैंसिल होता है, दूसरे में हम एडजस्ट करने वाले हैं। सो इस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करते, नजदीक में आना है, 38 से 36 तक जाएंगे, 38 into 37 into 36 फैक्टोरियल। गाड़ी को रोकना है हमें, यहाँ नीचे जाओ फैक्टोरियल है क्रॉस में, वहां तक। आगे वाले लेक्चर्स में हमने ऑलमोस्ट 2-3 सम किए हैं, मैंने समझाया भी था, फिर भी आप ऑब्जर्व करो, डाउट है तो आप पूछ सकते हो, पहले भी बताया हमने पूरा। 48 तक जाना है, फिर ब्रेक लगानी है ताकि ये 48 फैक्टोरियल भी कैंसिल हो जाए, ठीक है। फिर इसकी कैलकुलेशन हम डायरेक्ट अभी करने वाले कैलकुलेटर में, प्लस 2 इनटू ये हिस्से में कोई चेंजेस नहीं होता, ठीक है। पड़ोसी जो है ऊपर जो आया उसमें से 12 से हम 11 तक जाएंगे, एक कदम पीछे 12 into 11 फैक्टोरियल, उसी तरह से 38 से 37 जाएंगे, 38 into 37 फैक्टोरियल, नीचे उसी तरह से 50 से 48, वो तो हमने आगे भी किया है, 49 एंड 48
फैक्टोरियल। ब्रैकेट खास करना, बड़ा ब्रैकेट हमने किया है, अगर आपको जगह सेट नहीं होती है पेज में तो प्लस वाला पार्ट नीचे करके लिखो, मगर ब्रैकेट करना ताकि गलती ना हो। तो यहाँ पे अल्टीमेटली 48, 11 एंड 37 तीनों जो हिस्से हैं फैक्टोरियल वाले वो इजीली कैंसिल हो रहे हैं। और अब हमें जरूरत पड़ने वाली है हमारे कैलकुलेटर जी की, ठीक है। और सिंपली कुछ काम टफ नहीं है, ऊपर वाला मल्टीप्लिकेशन सीधा मैंने पहले भी समझाया था, दोनों मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले को सीधा डिवाइड करो, डिवाइडेड बाय 50 डिवाइडेड बाय 49, जो आंसर मिले 4 डिजिट हम यहाँ पे लिख रहे हैं। So that is equal to 0. यहाँ पे है 57387, तो I should write it as 5739, ठीक है। 4 डिजिट हम अप्रोक्सीमेटली लिखते हैं। फिर दूसरे हिस्से में ये 2 को नहीं भूलना, 2 into 12, ठीक है, इनटू जो बचा 38। सर्कल करते हैं तो फायदा रहता है, मैंने पहले भी कहा है, ताकि हमें पता चले विदाउट सर्कल वालों को इंक्लूड करेंगे हम। तो ये मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाय 50, जो आंसर है उसे डिवाइड करो बाय 49। तो इसमें आंसर आ रहा है 0.37224, यानी हम लेंगे 0.3722, ठीक है। सो 0.5739 प्लस 0.3722, तो आंसर होता है 0.9461। तो ये हमें मिला प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस। जल्दी में कभी ऐसा होता है कि आप लोग भूल जाते हो कि हम पीए नहीं ढूंढ रहे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस वी आर फाइंडिंग अल्फा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन, दैट इज 1 माइनस पीए। तो लास्ट में ये भूलना नहीं है। प्रोड्यूसर्स रिस्क, कभी एग्जांपल में एक पार्ट भी पूछ सकते हैं, खाली प्रोड्यूसर्स रिस्क या खाली कंज्यूमर्स रिस्क। तो खास क्वेश्चन को एग्जाम में पेपर में पढ़ना है कि क्या 2 पूछे हैं या 1 पूछा है। खाली एक की रिलेटिविटी देख लिया और दोनों कर लिया, ऐसा भी मत करना। 4 मार्क्स में पूछा जाए तो एक हिस्सा में पूछ सकते हैं, 7 मार्क्स में हो तो दोनों। सो अब सिंपली 1 माइनस करना है हमें, 1 माइनस 0.9461। सो हमारा प्रोड्यूसर जी का रिस्क बहुत कम है, क्योंकि एक्सेप्टेंस ऑलमोस्ट इसे इनटू 100 करो तो 94.61% होता है, दैट इज 94.61%। और रिजेक्शन के चांसेस उतने ही कम, 1 माइनस करते हैं तो 0.0539। बुक में अगर आप देखते हो तो उन्होंने शायद 0.54 लिखा है, जब हमने 4 डिजिट लिए तो कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आंसर ऑलमोस्ट वही है, आ चुका है हमारा आंसर। तो पहला पार्ट रेडी हो गया, सम अभी खत्म नहीं हुआ है, सम अभी बाकी है मेरे स्टूडेंट्स। दूसरा पार्ट में हमें करना है कंज्यूमर जी का रिस्क, ठीक है। फॉर्मूला वही रहती है, खाली बदलेगा क्या, पी डैश बदलेगा और उसकी वजह से कैलकुलेशन भी थोड़ी बदलेगी। तो इसमें कैलकुलेशन में 2 पार्ट करने हैं, 7 मार्क्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा पार्ट यानी नंबर देना है एग्जाम में इसी तरह से, कंज्यूमर्स रिस्क। सो कंज्यूमर्स रिस्क की फॉर्मूला होती है बीटा इज इक्वल टू पीए, और इसमें हमने जैसे अभी कहा स्टार्टिंग में कि हम यूज करने वाले हैं एलटीपीडी को एज अवर पी डैश। सो एलटीपीडी व्हिच इज 0.08, उसे हम कंसीडर करेंगे एज अवर पी डैश। खास ये इक्वल एलटीपीडी के परसेंटेज को या जो भी वैल्यू दी जाए उसको क्वेश्चन में से देख के कॉपी परफेक्टली करना, अदरवाइज एरर हो सकती है, ठीक है। कभी वहां 8 लिखा हो, आप चेंज कर दो तो 6 में फिर आंसर गलत ही आता है। सो कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हुए, सो प्रोडक्ट इज 4, n माइनस np डैश चाहिए हमें, सो 50 माइनस 4 यानी कि 46। फॉर्मूला के अंदर अब रख देते हैं, जनरल पार्ट पहले बना देने का, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस यानी कि पीए सिग्मा डी फ्रॉम 0 टू सी, 4 CD कैपिटल एन पी डैश 4 CD, 40x C12 है हमारा n माइनस d डिवाइडेड बाय 50 C12, ठीक है। तो ये बन गया हमारा फॉर्मेट, कॉमन फॉर्मेट। अब इसमें हम 1 बाय 1 वैल्यू रख देते हैं, एक बार 0 एक बार 1, 4C0 46 C12 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 50 C12 प्लस उसी तरह से 4C1 46 C12 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 50 C12। तो कैलकुलेशन का तरीका एकदम सिंपल है, काम उसी तरह से करना है जिस तरह से हम करते आ रहे हैं कब के, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, तो 4C0 यानी दिस इज 1, 46 C12 नीचे होगा 50 C12, 4C1 यानी 4, दिस इज 46 C11 डिवाइडेड बाय 50 C12।
तो काम रेडी हो चुका है जैसे हमने आगे वाले पार्ट में किया। कैलकुलेशन का तरीका ऑलमोस्ट वही है, कोई कष्ट उसमें नहीं आने वाला है। फॉर्मूला यूज करनी है हमें एनसीआर की, तो यूजिंग द सेम फॉर्मेट n फैक्टोरियल यानी ऊपर वाले का फैक्टोरियल नीचे वाले का फैक्टोरियल एंड ऊपर वाला माइनस नीचे वाला फैक्टोरियल, काम उसी तरह से है करने वाला हमारा। सो बॉक्स भी बनाना है 46 माइनस 12 यानी 34 फैक्टोरियल, नीचे तो वही है 50 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल एंड 38 फैक्टोरियल। सो दूसरे हिस्से में 4 वैसा का वैसा रहता है 46 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 46 माइनस 11 यानी 35 फैक्टोरियल, नीचे वाला हिस्सा आगे वही है विदाउट एनी चेंज, ठीक है। तो अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में हम भेज देते हैं। सो वी हैव 46 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 34 फैक्टोरियल, पलट जाता है पूरा हिस्सा 12 फैक्टोरियल 38 फैक्टोरियल एंड नीचे आ जाता है 50 फैक्टोरियल प्लस 4 into 46 फैक्टोरियल। ऊपर वाला हिस्से में ज्यादा कोई चेंजेस कभी होते नहीं है, नीचे वाला जाता है और पलट के आता है वैल्यूज को, ब्रैकेट जरूर करना। और अब जो है जैसे कि हम कह चुके हैं कि पहले हिस्से में फैक्टोरियल सीधा कैंसिल होता है, दूसरे में थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। 46 अपॉन 34 फैक्टोरियल, कदम थोड़े और दूर जाने पड़ेंगे, ले जाने पड़ेंगे। 38 से 34 तक जाएंगे हम, यानी 38 37 36 35 into 34 फैक्टोरियल, ठीक है। नीचे 50 से हमें 46 तक जाना है, 50 49 48 47 एंड 46 फैक्टोरियल, ठीक है। 34 34 कैंसिल, 46 46 कैंसिल। कैलकुलेशन अभी हम करेंगे, जगह मुझे यहाँ पे नीचे यूज करनी है इसलिए मैं प्लस करके नीचे लिखता हूँ, आप भी ऐसा करना। लेंथ ज्यादा होती है तो फिर छोटे फॉन्ट्स यूज मत करना, अक्षर आना कर देशो तो सामने वाला बन जाए नहीं पेपर में, सो यूज करो स्पेस को प्रॉपर्ली। 12 into 11 फैक्टोरियल, 38 से यहाँ पे 35 तक जाना है, 38 to 35, सो उल्टे चले जाओ 35 तक। नीचे उसी तरह से है हमारा 50 से लेके हमें जाना है 46 तक, 50 49 48 47 into 46 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अल्टीमेटली सर्कल करना ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहे कि कौन से हिस्से गए हैं कौन से हिस्से बचे हैं, ठीक है। सो अब हमारे कैलकुलेटर जी का नंबर आ गया है, ओके। सो मल्टीप्लाई करते हैं 38 37 36 एंड 35, ऊपर जो भी आंसर है 17,71,560 ऊपर वाला आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने बताया सीधा 50 से डिवाइड करो, जो भी आंसर आए सीधा 49, जो भी आंसर सीधा 48, जो भी आंसर आए सीधा 47। तो 4 डिजिट वाला हमारा आंसर हमारी आंखों के सामने रेडी हो जाता है। 32051 है तो 3205 लिखेंगे, 4 डिजिट यूज करो, बुक के आंसर को एग्जैक्टली चिपक के मत लिखो, ठीक है। 4 डिजिट का कॉन्सेप्ट यूज करना है प्रोबेबिलिटी में, कहीं पे भी अगर आप प्रोबेबिलिटी कर रहे हो तो। सो 4 into 12 38 से लेकर 36 तक, और आंसर जो आया उसको डिवाइड करेंगे अगेन 50 से, देन 49। ये बार-बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है। सो इसका आंसर आ रहा है 0.4395 के बाद 6 है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 96, और इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये जो हमें प्रोबेबिलिटी मिलेगी वो अच्छी मानी नहीं जाती वैसे, 0.7601, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी हमें मिली एक्सेप्टेंस की, मगर कब? जब लॉट बहुत ही बुरी क्वालिटी का हो, एलटीपीडी हो, यानी लॉट टॉलरेंस प्रोपोर्शन डिफेक्टिव, और फिर भी एक्सेप्ट हो जाए लॉट, तो वो हमारे हित में नहीं है, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी है, सीधी वही हमारा होगा कंज्यूमर जी का रिस्क। सो हम कह सकते हैं देयरफॉर कंज्यूमर्स रिस्क बीटा इज इक्वल टू पीए, और पीए की वैल्यू हमारे पास रेडी है, बुक में उन्होंने 0.76 लिखा है, हमने 4 डिजिट में लिखा है तो हमें क्या मिला 0.7601, ठीक है। तो वैसे नॉर्मल से एग्जांपल है, मगर लेंथ थोड़ी ज्यादा होने की वजह से स्टूडेंट्स को कभी-कभी पसंद नहीं आते सम, मगर ये एक सिलेबस है, पसंद नहीं करना होता, प्रैक्टिस करके रेडी करो। 3-4 सम एक साथ बैठ के गिन लेने का, तो आपकी ये मेथड एग्जैक्टली रेडी हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद हम 17 नंबर का सम देखने वाले हैं। 17 पे खतरा, एमाना कराया खतरा, जो ये हो। तो अब जो हमें सम नंबर 17 देखना है, क्यों हमने कहा उस पे 17 पे खतरा, समझा होगा अभी। पहले तो 2 पार्ट है यहाँ पे भी, प्रोड्यूसर्स रिस्क, कंज्यूमर्स रिस्क।
मगर प्रोड्यूसर रिस्क तो वैसे नॉर्मल कैलकुलेशन है, 17 नंबर का सम है। प्लान जो दिया गया है वो 200 है। हमें पता है एग्जैक्टली 200 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैपिटल एन स्मॉल एन सी कंपेयर करें एंड इफ कैपिटल एन इज लेस देन इक्वल टू 200, 200 या 200 से कम हो, तब जो लॉट है उसके बारे में हमें यूज करना होता है हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो कैपिटल एन स्मॉल एन सी रह गई है। एक्यूएल दिया गया है हमें, एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल, वो है 0.015, परसेंटेज में हम कह सकते हैं 1.5%, और एलटीपीडी जो है वो दिया गया है 0.03। ठीक है, सो एलटीपीडी है 0.03 यानी 3%। सो कैलकुलेशन में काम वैसे ही करना है। सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला को डिफाइन करना है, जनरल फॉर्मूला हमारी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस पहले लिख देते हैं हम, जिसे हम पीए कहते हैं। फिर दो हिस्से जैसे हमने लास्ट सम में किए, 7 मार्क्स के अंदर बहुत ईयर्स से, सदियों से वैसे मैं कह सकता हूं पूछा जाने वाला सम ये है, दिखता ही है इसका सम, प्रोड्यूसर रिस्क कंज्यूमर रिस्क दोनों, या तो एक आध तो मिनिमम दिखेगा ही आपको। तो कॉमन फॉर्मूला डिफाइन करने के बाद फिर हमें पहला हिस्सा देखना है हमारा। पहला हिस्सा यानी प्रोड्यूसर जी का रिस्क, दैट इज नंबर 1, प्रोड्यूसर्स रिस्क। फॉर्मूला वाइज हर बार मेंशन करो अल्फा यानी 1 माइनस पीए। जैसे ही आप ये फॉर्मूला लिखोगे 1 माइनस पीए, वैसे आपको याद आना चाहिए कि पीए के लिए मुझे क्या यूज करना है। प्रोड्यूसर्स रिस्क में आपको यूज करना होता है एक्यूएल, एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल। फुल फॉर्म्स भी याद रखना, एक्यूएल की वैल्यू है 0.015। अब इसका इस्तेमाल हमें करना है कैपिटल एन इनटू पी डैश। कैपिटल एन यानी 200 है, 0.015। एन इनटू पी डैश का प्रोडक्ट हमेशा इंटीजर होगा क्योंकि कॉम्बिनेशन है, यानी अंदर अपूर्णांक ऊपर नीचे क्या आना होगा। सो प्रोडक्ट हमेशा इंटीजर ही आना चाहिए, जैसे कि 3, 4, 2, 6, 9, 5 ऐसे नंबर ही मिलेंगे आपको हर बार। n माइनस एन पी डैश यानी 200 माइनस 3 दैट इज 197। 3 डिजिट की वजह से थोड़ा देखने में लगता है, बाकी काम वैसा ही है हमारा। 0 टू c, c की वैल्यू अगेन 1 है, n p डैश 3cd 197, c स्मॉल n की वैल्यू है 15, 15 माइनस d डिवाइडेड बाय 200 c 50। तो मेन में जो भी हमारे पार्ट्स है उसके हम आसपास रेक्टेंगल बना देते हैं, बॉक्स बना देते हैं, और 1 बाय 1 हम दो काम करने, एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रख देंगे। सो 3c0 197, c 15 माइनस 0 और नीचे होगा 200 c 15। ठीक है, एंड देन 3c1 197 c 15 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 200 c 15। ठीक है, सो अल्टीमेटली क्या है, तो दिस इज 1, दिस इज 197 c 15, नीचे होगा 200 c 15 प्लस 3c1 यानी 3। 1 वाले में ये नंबर हमेशा रहता है जिसका हमें ख्याल रखना होता है लास्ट तक, आंसर जब तक आ जाए नहीं तब तक उसे 3 को संभाल के रखना। और अब हमारी वही फॉर्मूला एनसीआर वाली फॉर्मूला n फैक्टोरियल यानी 197 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल यानी 15 फैक्टोरियल। 197 माइनस 15 करते हैं यानी 182 फैक्टोरियल। ठीक है, डिनोमिनेटर में जाते हैं 200 फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल, 200 माइनस 15 यानी 185 फैक्टोरियल, प्लस ऊपर वाले में 3 है। देन उसी तरह से एनसीआर 197 फैक्टोरियल 14 फैक्टोरियल 97 माइनस 14 183, नीचे वाला हिस्सा वही है। सो हम अभी पहले पड़ाव में हैं, अब जो है डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर को ऊपर भेजते हैं। सो वी हैव 197 फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल 182 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल की साइन में खास ध्यान रखना, अगर ऐसे लिख दिया तो 151 दिखेगा, तो प्रॉपर्ली फैक्टोरियल की साइन यूज करो। जल्दी जल्दी में सावधानी घटी, दुर्घटना घटी ऐसा ना हो जाए, पलट जाता है हिस्सा। प्लस दूसरे में न्यूमरेटर हमेशा वही रहता है, डिनोमिनेटर जब पलट के जाता है तो वही हेल्प करता है सभी कैलकुलेशन में, कैंसलेशन में, तो वही खास ध्यान रखना है। फाइनली जो हमें पता ही है वो काम अभी हम करने वाले हैं। जैसे कि पहले हमने कहा था आगे ये में फैक्टोरियल तो सीधा कैंसिल हो रहा है, बाकी के लिए हम कैलकुलेशन अब करने वाले हैं। ठीक है, सो 197 फैक्टोरियल 182 फैक्टोरियल उसको वैसे के वैसे रखेंगे। पड़ोसी है 85 से 182 तक लेके आएंगे हम उसे।
ठीक है, यानी 185 184 183 into 182 फैक्टोरियल। नीचे 200 से 197 तक जाना है, 199 198 197 फैक्टोरियल। ठीक है, कैलकुलेशन में लिखने के लिहाज से जगह आपकी सप्लीमेंट्री में एडजस्ट करके लिखना, ठीक है, गड़बड़ ना हो जाए। लिखते वक्त खास जगह का एडजस्टमेंट करना है, जगह कम है तो फिर नीचे ही लिखो ताकि आधा हिस्सा रह ना जाए, तो कैंसलेशन में प्रॉब्लम नहीं होगा अगर ध्यान से काम करते हो तो। ठीक है, सो 15 से हमें जाना है 50 into 14, यानी 50 into 14 फैक्टोरियल। उसी तरह नीचे जाना है 185 से 183 तक, यानी 185 184, जस्ट अ मिनट, इनटू करने की साइन भी रहेगी, 185 184 into 183 फैक्टोरियल। नीचे अगेन 200 से हमें 197 तक जाना है, 199 198 एंड 197 फैक्टोरियल। ठीक है, तो तीनों के तीनों उड़ने के लिए एग्जैक्टली तैयार, बेकरार, और ये उड़ गए। ठीक है, अब जो है कैलकुलेटर जी की जरूरत पड़ने वाली है अगेन। सो गणक यंत्र आप अपने सामने तैयार, आप भी अपने कैलकुलेटर में कर सकते हो। 185 184 183 मल्टीप्लिकेशन जो भी आए रहने दो अंदर, डिवाइडेड बाय 200 जो आंसर आया, डिवाइडेड बाय 199 जो भी आंसर आया, डिवाइडेड बाय 198। तो जो आंसर है वो मिल रहा है 0.79048 है, यानी मैं लिख रहा हूँ 5 प्लस दूसरे हिस्से में खास ध्यान रखना है, हर समय मैं कई बार कह चुका हूँ, आगे ये नंबर 3 हो 4 हो 2 हो उसको भूल जाते हैं जनरली स्टूडेंट्स, तो उसको भूलना नहीं है। 3 into 15 into 185 into 184, yes, then divided by again 200 divided by 199 divided by 198, और इसका आंसर है जो आ रहा है 0.19438। टेक्निकली कहें तो 0.1944 ले लेते हैं हम, 8 है इसलिए, तो 0.7905 प्लस 0.1944, इट इज 0.9849। तो हमारा पीए रेडी हो चुका है 0.9849। बहुत ही अच्छी चीजें बनाई हुई है अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल। लॉट 98.49% एक्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है, परसेंटेज में कहे तो, और रिजेक्शन के चांसेस बहुत ही कम है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर जी का रिस्क कितना हो सकता है, तो लिखते हैं हम इतना हो सकता है, यानी अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस पी, यानी 1 माइनस 0.9849। तो हमें हमारा अल्फा मिल रहा है 1 माइनस 0.9849, 0.0151, 151। ठीक है, तो ये हमारी पहली कैलकुलेशन। 17 पे खतरा ये बात पहला पार्ट माने नहीं, पहला हिस्सा तो एकदम नॉर्मल है, दूसरा जो हिस्सा है उसमें आने वाला है मजा। ठीक है, क्योंकि वहां पे उन्होंने 0.033% दिया है, कैसे आएगा मजा चलो देखते हैं। ठीक है, दूसरा हिस्सा कैलकुलेटर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन तो वैसी ही है, फिर से सुनना, कैलकुलेटर के लिहाज से थोड़ी अलग है। कैलकुलेशन तो यहाँ पे है वही करनी है हमें विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है, चलो अब पहेलियां नहीं सुलझाते, सम को कंसंट्रेट करते हैं। दूसरा पार्ट कंज्यूमर जी का रिस्क, जिसे हम कहते हैं बीटा इज इक्वल टू पीए, जिसमें हमने कहा है कि हमें क्या लेना चाहिए, पी डैश को, एलटीपीडी को लेना है हमें एज अवर पी डैश। सो एलटीपीडी यानी हमारा पी डैश 0.03। तो अब हमें करना है n into p dash, फार्मूला हम आगे लिख चुके हैं, एक बार मेंशन करने के बाद सीधी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। प्रोडक्ट इज अगेन इंटीजर, ये इंटीजर ही आना चाहिए। अगर आपको 6.5 2.5 ऐसा कभी मिले तो समझ लेना आपने पर्सनली कोई गड़बड़ की हुई है। n p dash कभी भी नॉन इंटीजर नहीं हो सकता। सो 200 माइनस 6 यानी 194। ठीक है, तो अब हमें आगे बढ़ना है। फार्मूला हमारे पास रेडी है, पीए सिग्मा डी फ्रॉम 0 टू सी, सी की वैल्यू 1, एन पी डैश यानी 6 सी डी, एन माइनस एन पी डैश यानी 194 सी, एन यानी 15 माइनस डी। जिसे डाउट हो वो जरा आगे एक पेज पलट के देख लेना, या वीडियो देखना है तो थोड़ा रिवाइंड करके देख लेना, तो उसमें आपको फार्मूला दिख जाएगी, स्टार्टिंग में हमने मेंशन की है। अब क्या करना है, एज यूजुअल वही काम, एक बार 0 रखो एक बार 1, सो 6 0
194C15 माइनस 0 नीचे होगा 200C15 प्लस 6C1 194C15 माइनस 1 नीचे होगा 200C15 ठीक है अल्टीमेटली दिस इज 194C15 divided by 200C15 plus 6C1 and 6 this is 194C14 divided by 200C15 ठीक है तो कैलकुलेशन का काम बाकी सब कुछ सेम है कहानी में ट्विस्ट कब आएगा वेट करो थोड़ी देर ट्विस्ट भी आने वाला है NCR ऊपर वाले का फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 194 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 194C15 है तो 15 फैक्टोरियल करेंगे डिवाइडेड बाय 15 फैक्टोरियल 194 माइनस 15 क्या होगा 179 आई थिंक ठीक है यस तो 179 फैक्टोरियल आ गया है और नीचे वाले का काम तो वही है 200 फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल एंड 185 फैक्टोरियल दूसरा हिस्सा प्लस 6 को मत भूलना पीछे छूट ना जाए पेज पलटने पे 194 फैक्टोरियल 14 फैक्टोरियल एंड यहाँ पे होगा 180 फैक्टोरियल नीचे 200 एंड 15 185 फैक्टोरियल प्रोसीजर द सेम ठीक है अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर पलट के ऊपर जाता है छेदनों से अंश में जाए so 184 15 फैक्टोरियल 179 फैक्टोरियल फैक्टोरियल की साइन प्रॉपर करना खुद को कंफ्यूजन ना क्रिएट करिए साइन लिखो तो थोड़ा सा अकल का इस्तेमाल करेंगे कॉपी नहीं करने का so 194 फैक्टोरियल 14 फैक्टोरियल 180 फैक्टोरियल पलट के हिस्सा ऊपर जाता है 15 फैक्टोरियल 185 फैक्टोरियल एंड नीचे होगा 200 फैक्टोरियल तो अब जो है कहानी में ट्विस्ट थोड़ी देर में आने वाला है सबसे पहले तो एज यूजुअल 15 फैक्टोरियल पहले इस तरह से जा रहा है बाकी बचे हुए में थोड़ा हमें ज्यादा दूर तक जाना पड़ेगा दूर तक यानी देखो 85 से 79 तक है दो डिजिट होता तो टेंशन नहीं था कैलकुलेटर हमें परेशान नहीं करता अगर 3 डिजिट है तो आपका कैलकुलेटर अटक सकता है यस चेक करो ठीक है क्या आपका कैलकुलेटर आपको आंसर दे रहा है रुको जरा मैं कंप्लीट करके बताऊं 199 200 से 194 तक जाना है तो थोड़ा ज्यादा ही दूर तक जाना पड़ रहा है यहाँ पे इस सब में 3 डिजिट की वजह से जब आप ये 6 नंबर्स मल्टीप्लाई करते हो ऊपर वाले तो आपके कैलकुलेटर में शायद एरर आ जाती है अगर डिजिट ज्यादा हो तो ठीक है अगर कम डिजिट वाला कैलकुलेटर है तो नेचुरली आपको ज्यादातर हमारे जो कैलकुलेटर होते हैं उसमें एरर दिखती है तो क्या करेंगे तो अभी मैं वो समझाऊंगा कि कैसे इसको करना है ठीक है उसके पहले मैं बाजू वाला हिस्सा समझा देता हूँ पहले ये हिस्से को फिर इसको डिवाइड कैसे करें वो समझाता हूँ बाकी सम एज यूजुअल वैसा ही जैसा हम आगे कर रहे थे कोई कष्ट नहीं है ये पहला हिस्सा वैसे जाएगा 15 से 14 तक जाना है हमें 15 into 14 फैक्टोरियल देन 185 से 180 तक जाना है 185 184 183 182 181 into 180 फैक्टोरियल ठीक है ब्रैकेट क्लोज करना भूलते नहीं हम 200 से 194 तक जाना है 198 197 196 195 into 194 फैक्टोरियल इसीलिए मैं कह रहा हूँ कई लेक्चर से ऑलमोस्ट तीसरा लेक्चर है ये सभी में मैंने कहा हुआ है कि खास ऐसे सर्कल करो पेंसिल से ये सर्कल जो है वो हमें ही हेल्प करते हैं सही जगह पे करें तो ठीक है तो अब इतनी कैलकुलेशन है अब क्या करेंगे कैलकुलेटर में अगर मल्टीप्लाई करते हैं 6 नंबर्स 3 डिजिट वाले तो ई आ जाता है नीचे राइट साइड में तो क्या करेंगे तो अंग्रेजों वाली नीति डिवाइड एंड रूल पॉलिसी मतलब उसका हम पॉजिटिव इस्तेमाल करेंगे हम क्या करने वाले हैं तो 6 नंबर्स मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और उसी वक्त उसके नीचे वाले 3 को डिवाइड कर देंगे आधा आंसर लिखना नहीं है ऑन कैलकुलेटर जैसे कि आप भी अपने कैलकुलेटर में साथ में करिए 185 184 183 ठीक है 3 नंबर है हमारे पास इन तीनों का जो भी आंसर आए मैं सीधा वो आंसर देख रहा हूं दैट इज वो है 62,29,320 उसको डिवाइड कर दूंगा मैं 3 नंबर से ऊपर वाले ये सभी मल्टीप्लिकेशन में नीचे वाले डिवीजन में मैं उसके दो हिस्से कर रहा हूं पहले इनका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन फिर इनटू करके दूसरा कैसे
डिवाइड करता हूं मैं, डिवाइडेड बाय 200 बाय 199 बाय 198, फिर रुक जाना, ठीक है। और ये आंसर अभी आगे वाले जितना लकी लिया है 0.7904 वाला जो आंसर आया हमारा, ठीक है। तो अब आगे क्या करेंगे, तो अल्टीमेटली हमें करना क्या है, ठीक है, वो बटन दब गया तो मेरा आगे वाला आंसर चला गया, ऐसा क्या। अब क्या करना है, ये रेशियो जो है लिख के करना चाहो तो आप लिख भी सकते हो कि इज इक्वल टू करके 0.7904 इनटू करके दूसरा, मगर हम नहीं करते, हमारे पास कैलकुलेटर है, सीधा काम 0.79482716, ये जो आंसर है इतना रेशियो है। अब ऊपर वाले तीन नंबर को इनटू करूंगा क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन में, यानी इनटू 182 181 एंड 180, ये जो आंसर आया 4687214.697, ये भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। बाकी के तीनों नंबर से, यानी मुझे पता होना चाहिए मैंने कहां तक डिवाइड किया है, सो अंडरलाइन पेंसिल से जरूर करना, डिवाइडेड बाय 197 बाय 196 बाय 195, और अब आ रहा है मेरा आंसर। पहला हिस्सा पूरा हो चुका है, 6 नंबर्स में से मैंने 3 को मल्टीप्लाई डिवाइड किया, रेशियो जो आया उसको अगेन ऊपर वाले 3 मल्टीप्लाई, अगेन 3 डिवाइड। जब भी ज्यादा डिजिट्स आई मीन ज्यादा नंबर्स दिए जाए 3 डिजिट्स वाले, तो ऐसे आप दो हिस्सों में बांट के करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। सो 0.62252, सो 0.6225 करके मैं आंसर लिखूंगा, ठीक है। पहले हिस्से का तो आ गया आंसर। अब दूसरे में हम क्या करेंगे, तो मेरे पास ये 6 है, भूलना नहीं है, 6 15 185 184, मैं 3 नंबर पीछे छोड़ रहा हूं, और यहाँ पे भी ये 3 खास ध्यान रखना है। 6 और 5 को 15 को इंक्लूड करके मैं 2 नंबर ले रहा हूँ, 3 भी ले सकते हैं, मगर हम कंप्यूटेशन कैलकुलेशन को आगे वाले पार्ट की तरह रखते हैं। 6 15 इंटू 185 इंटू 184, जो आंसर है वो 30,63,600 डिवाइडेड बाय 3 नंबर करना है, 200 डिवाइडेड बाय 199 डिवाइडेड बाय 198, जो आंसर आ रहा है वो है 38.38876 समथिंग। ये जो हिस्सा है यहाँ तक का हो गया है। 3 इंटू करने हैं, ऊपर वाले इंटू 183 इंटू 182 इंटू 181, जो आंसर आया उसे हम डिवाइड करेंगे बाकी बचे हुए 3 नंबर से। सो अंडरलाइन खास प्रॉपर्ली करना है ताकि गड़बड़ ना हो जाए, एक का एक नंबर 2 बार डिवाइड ना हो या मल्टीप्लाई ना हो। डिवाइडेड बाय 195, ठीक है। तो आंसर आ रहा है 0.31126, यानी 31126 है। सो आई विल राइट इट एज P113। तो मेरा P रेडी हो चुका है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस टोटल करेंगे तो आ जाएगा, सो आंसर है 0.9338। ओके, बुक के अंदर वो जो करते हैं उसमें 2 डिजिट तक लिखा हुआ है आंसर, आई थिंक, ठीक है। तो ये पीए मिल चुका है। सो अप्रोक्सीमेटली अगर है, फाइनली अगर आंसर लिखना है, देयरफॉर हमें ढूंढना क्या है, खाली पीए लिखने से काम नहीं होता, कंज्यूमर जी का रिस्क। वैसे हम आगे फार्मूला मेंशन कर चुके हैं, सीधा मैं बीटा इज इक्वल टू लिखूं तो चलता है, मगर हम फिर भी फार्मूला आगे मेंशन करते हैं, 5 सेकंड का वक्त लगता है, फॉर्मेटिंग बेटर रहेगा हमारा, ठीक है। तो 0.9338, तो ये हो गया हमारा 17 नंबर का आंसर। और 17 पे कतरा कहां पे था, यहां पे, ठीक है। इस हिस्से में अगर आपको डिवाइड मल्टीप्लाई करने में कोई भी मेथड यूज करो चलेगा, मगर आंसर प्रॉपर्ली आना चाहिए, ठीक है। तो 2 सॉलिड सम थे, और आई थिंक ये 2 सम आज के लिए काफी रहते हैं। उन्होंने 0.934 आंसर दिया है, हमने 4 डिजिट यूज किए हैं दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हमें और कुछ ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व करके एक टॉपिक है, ओसी कर्व, वो देखना है। फिर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट आएगा, यानी यही सब जो कर रहे हैं वो पूरे का पूरा हिस्सा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में भी आ सकता है, ठीक है। होमवर्क के लिए ज्यादा तो मैं सब नहीं दे रहा अभी भी, फिलहाल बाद में आपको मिलेंगे। एक इलस्ट्रेशन है जो आपको श्योरली करना चाहिए, ठीक है। तो होमवर्क में खाली एक इलस्ट्रेशन दिया जा रहा है, आपकी जिम्मेदारी इतनी है कि ये जो 2 सम किए, जब भी आप लिख रहे हो तब वीडियो लेक्चर को पॉज करके रखो, पहले खुद कैलकुलेशन करो, फिर देखो कि वीडियो लेक्चर के हिसाब से आपका काम हो रहा है कि नहीं, ठीक है। आपकी मर्जी, जैसे भी करो, पहले पूरा कॉपी कर लो, फिर अपने आप खुद रफ में ट्राई करना ये दोनों सम, ठीक है। तो क्या है, प्रॉपरली आप तैयार कर पाओगे। इलस्ट्रेशन नंबर 6, होमवर्क में लोड नहीं दे रहा हूं मैं ज्यादा, मगर इलस्ट्रेशन 6 आपको एक
करना है। 7 हम नहीं दे रहे क्योंकि वो जो है वो हाइपरजोमेट्रिक का सम नहीं है, वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का सम है। तो वो जब आएगा सेक्शन में तब मैं वो सब आपको दूंगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक का काम रखने वाले हैं। रेगुलर काम करो, रेडी करते रहना। ये डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा, 7 मार्क्स के अंदर दोनों कॉम्बो में पूछ सकते हैं। वैसे ये सम अभी तक पूछा नहीं गया यूनिवर्सिटी में, मगर इंपॉर्टेंट क्यों है तो ये कॉन्सेप्ट की वजह से, कभी ऐसा हो जाए नंबर बड़ा हो तो कैसे करना चाहिए, तो इस वजह से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खाली दूसरा हिस्सा पूछ सकते हैं ओनली पीए में 4 मार्क्स में, ठीक है। तो यहाँ तक का काम रखेंगे हम। जय माता जी, थैंक यू। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.